जय हिंद दोस्तों। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार ने यूपीएससी से कहा कि वो जो लेटरल एंट्री की आपने एडवर्टीजमेंट निकाली थी ना, उसको कैंसिल कर दीजिए। हम एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, वो भी रिजर्वेशन के साथ। हर तरफ राहुल गांधी जी को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड के खिलाफ पूरा भारत खड़ा हुआ और आज सरकार को जबरदस्ती अपने ही फैसले वापस लेने पड़े, यू टर्न लेना पड़ा लेटरल एंट्री वाली एडवर्टीजमेंट पे। आखिर आखिर क्या है ये यू टर्न? क्या सरकार वाकई में रिजर्वेशन लेकर आएगी? अगर लेकर आएगी तो इससे पहले लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन क्यों नहीं था? हम इसी बारे में इस वीडियो पर बात करेंगे कि आखिर लेटरल एंट्री पर रिजर्वेशन क्यों नहीं था, और अगर लेटरल एंट्री पे रिजर्वेशन होता तो इन 45 सीटें जो भी कैंसिल की गई हैं, उनमें से कितने अलग अलग कैटेगरीज में कितनी सीटें जाएंगी, यही वीडियो पे हम बात करेंगे, जो कि कोर टॉपिक है जिसका। और साथ ही में किस वजह से इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल किया गया है, वो रीजन क्या है, वो आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें यह भी बात करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रही हैं जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू आई हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर टच कर जाएगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोच के देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करें इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, राहुल गांधी को काफी प्रमोशन मिल रही है, फेम मिल रहा है, इस पे और भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग इनके डिसीजन को। कुछ लोगों का कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहलाएगी। जैसे फार्म बिल यू टर्न हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 5 साल लग गया अभी तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक अवेटेड है क्योंकि प्रेशर लग रहा है ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से। ब्रॉडकास्ट बिल जो भी आया था वो यू टर्न हो गया, यूपीएससी में लेटरल एंट्री यू टर्न हो गई। क्या अब की बार यू टर्न की सरकार बन रही है? लोग ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। साथियों, बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 17 अगस्त 2024 को जो यूपीएससी से नोटिफिकेशन आई थी 45 पोस्ट की, जिसमें 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी की थी, 35 डायरेक्टर की पोस्ट्स थी, उनको आज की डेट में कैंसिल कर दिया गया है जो 20 तारीख है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है वो ये जानना कि आखिर रिजर्वेशन वाला मामला था क्या। सबसे पहले हम यहां चलते हैं। रिजर्वेशन पे हुआ ये कि जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, उसमें 200 जो पोस्ट हैं वो आईएएस की हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि चलो 200 आईएएस की पोस्ट हैं, तो चलो इसमें रिजर्वेशन है 27% ओबीसी, 15% एसटी और बाकी अन्य रिजर्वेशन है, तो मिल जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पोस्ट आई है यूपीएससी में 1056 पोस्ट आई है, ठीक है। अब रूल 13 एक रूल होता है जिसको सरकार फॉलो करती है। सरकार कहती है कि आउट ऑफ एवरीथिंग अगर 1056 ये है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हर चौथी पोजीशन पर ओबीसी का हक है क्योंकि 27% रिजर्वेशन है। हर 7वीं पोजीशन पर शेड्यूल कास्ट का हक है क्योंकि 15% रिजर्वेशन है। हर 10वीं पोजीशन पर ईडब्ल्यूएस का हक है और हर 14वीं पोजीशन पर एसटी का हक है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास 15 वैकेंसी आई हैं तो उनमें से हर चौथी पोस्ट मिलेगी ओबीसी को, हर 7वीं मिलेगी इसको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह हुई थी कि जो पोस्ट निकाली गई थी वो सिंगल पोस्ट थी, मतलब कि 1 सिंगल पोस्ट थी। आप मुझे बताइए कि सिंगल पोस्ट निकाली जा रही है एक डिपार्टमेंट के लिए, एक मंत्रालय के लिए, तो वो किसको जाएगी? लेटरल एंट्री में आज से पहले ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि अगर हम एक पोस्ट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने निकाला है कि हमने एक डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सॉलिड बंदा या फिर मैडम चाहिए, तो अब वो तो एक पोस्ट हुई। अब ये पोस्ट किसको दोगे आप? एससी को दोगे, एसटी को दोगे, ईडब्ल्यूएस को दोगे, किसको दोगे? इसीलिए अभी तक ऐसा कोई नियम था ही नहीं। इसलिए कहा कि जितनी भी पोस्ट आप देख रहे हो, जो 45 पोस्ट निकाली गई हैं, जो यूपीएससी ने निकाली थी 45 पोस्ट, उसमें से ज्वाइंट सेक्रेटरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेमीकंडक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिजिटल इकोनॉमी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग,
शिपिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इतनी बड़े, और ये कौन है? ये जनरलिस्ट वाले हैं, सॉरी स्पेशलिस्ट वाले हैं, जो कि डोमेन एक्सपर्ट हैं। तो एक एक पोस्ट है, ऐसा नहीं कि भाई हमें शिपिंग में कोई चाहिए तो उसके लिए 10 पोस्ट निकली हुई है, नहीं, एक पोस्ट है ये। तो अब यूपीएससी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? कहने का मतलब यह है कि अब जो 45 पोस्ट है उनको यूनिक पोस्ट ना देके उनको अब यूनिफॉर्म पोस्ट देखा जाएगा, रैंक इस वैकेंसी देखी जाएगी। अब सिंगल नहीं रहेगा, अब यूनिफॉर्म देखा जाएगा कि हाँ भाई ये यूनैनिमसली 45 सीटें आई हैं लेटरल एंट्री में, अब इस पर रिजर्वेशन होगा। तो अगर इसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा तो सीटें कितनी मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूं। सीटें मिलेंगी, अगर 45 होता तो 6 पद जाता शेड्यूल कास्ट को, 3 पद जाता शेड्यूल ट्राइब को, 12 पद जाता ओबीसी को, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पद जाता है। ठीक है, तो मतलब 50% वाला सीलिंग है रिजर्वेशन की, तो इतने लोगों को जाता ही पद। अब जो है नोटिफिकेशन ऐसे निकलेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि इसमें सिंगल पोस्ट का क्राइटेरिया था, इस वजह से इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी का कहना है कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के कुछ मूल उद्देश्य, मूल आदर्श हैं, उनके खिलाफ है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के खिलाफ है। सो आगे देखते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं साथियों। हमारे देश में ये महान हस्तियां हुई हैं जिनका नाम है विजय केलकर। ये आईएएस नहीं थे, यूपीएससी क्रैक नहीं किया है, लेकिन 1998 में इनको अपॉइंट किया गया था फाइनेंस सेक्रेटरी। 94 में ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्रेटरी थे। इनको कौन नहीं जानता, मोंटेक सिंह अहलूवालिया सर। 1979 में ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उसके बाद ये डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन बने। इन्होंने यूपीएससी क्रैक नहीं किया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोच के देखिए, ये यूपीएससी क्रैक नहीं किए लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए। 1976 में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। ये लोग कौन थे? ये लोग अपने डोमेन में एक्सपर्ट थे, क्या फाड़ू काम कर रहे थे, एकदम स्पेशलिस्ट थे। ये देखिए, बिमल जलान फाइनेंस सेक्रेटरी 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया था। राकेश मोहंती आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे। वर्गीज कुरियन साहब मिल्क रेवोल्यूशन के जनक, अमूल नेशनल डेयरी बोर्ड के चेयरपर्सन थे। ये एक गवर्नमेंट पोजीशन है। तो जो लोग अपने एरिया में स्पेशलिस्ट होते हैं उनको सरकार ले आती है अपने डोमेन में, कुछ टाइम तक संविदा पर ले आती है, कॉन्ट्रैक्ट पर ले आती है। 3 साल से लेकर 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मिनिमम कितने एक्सपीरियंस अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। उससे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हो आप 25, 26, 27 के लिए, तो सिद्धार्थ भैया हैं आपको गाइड करने के लिए। कहीं नहीं जाना है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। चाहे आप फाउंडेशन है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप बिल्कुल सब कुछ कवर कर लिए हैं, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नीचे गूगल फॉर्म है, फिल करिए, मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करिए। इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि ये क्या क्या मेंशन किया गया, हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। नोट मेकिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग से रिलेटेड सिलेबस एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस भी हम लोग बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो देरी किस बात की है, मुझे पता है अब ऑनलाइन का जमाना आ रहा है। इट्स अ डिक्लाइन ऑफ ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हम आपको यह बताएं साथियों कि लेटरल एंट्री बेसिकली इस कार्टून के चित्र से हम देख सकते हैं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट अगर सीनियर ब्यूरोक्रेसी जाना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, तो उसको कम से कम 15 से 25 साल लगते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आप क्वालिफाइड हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, रिजर्वेशन के हिसाब से आप अलग होंगे, फिर आपको आपके सर्विस के हिसाब से कार्डर मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तब जाके आप डीएम बनते हैं। डीएम बनने के बाद लगभग 12 साल बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में ये जितनी भी खाली पोस्ट है ना, ये खाली क्यों है? सोचना चाहिए ना कि आज की डेट में ये जितनी भी खाली पोस्ट क्यों है। क्योंकि इससे पहले 10-15 साल पहले जिसकी भी सरकार थी, उन्होंने उस टाइम पर आईएएस की भर्ती ज्यादा नहीं निकाली थी। इस वजह से आज की डेट में ये पेंडिंग रह गए हैं। अब सोचिए, आज अगर आईएएस की सीटें ज्यादा नहीं होंगी तो आज से 10 साल 12 साल बाद भी वैकेंसी कम रहेगी, फिर से यही हाल होगा। मान लीजिए 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, उस टाइम पर 25 ज्वाइंट सेक्रेटरी की जरूरत है। क्यों जरूरत है?
क्योंकि हमने 15 साल पहले, मतलब 20 साल पहले आज के टाइम पे ज्यादा वैकेंसीज आईएएस की निकाली ही नहीं थी। यही लोग तो प्रमोशन हो के मिलता, और जब नहीं जा पाते हैं तब वो लोग आते हैं। इसका दूसरा रीजन है कि हमें वो बंदे चाहिए जो स्पेशलिस्ट हों, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, हेल्थ में, साइबर सिक्योरिटी में। यूपीएससी से जो लोग आते हैं वो जनरलिस्ट अप्रोच होते हैं, उनको हर फील्ड का नॉलेज होता है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ समथिंग, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से स्पेशलिस्ट जॉब निकाली जाती है। और ये लोग जो देखे आपने, इतनी महान पर्सनालिटी, ये लोग कोई कोई यूपीएससी क्रैक करके थोड़ी आए थे। लेटरल एंट्री तो अब बना ना, पहले एडहॉक बेसिस पे आता था, नेहरू जी के टाइम से मामला चला आ रहा था। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन अब इसमें रिजर्वेशन की मांग उठ रही है, जो कि ऑलरेडी ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी एफर्मेटिव एक्शन प्लान में आता है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट जब हमारी आई थी 2005 में, वहां पर जिक्र किया गया था इसका। सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जब 2017-18 में इसको पॉपुलराइज किया गया कि भाई चलो अब 2017-18 में अब इसका नाम दे देते हैं लेटरल एंट्री, तब से मामला चल रहा है। उससे पहले एडहॉक बेसिस पे बुला लिया जाता था जो भी डोमेन एक्सपर्ट थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी याद है आपको, इनक्रेडिबल साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट बन चुके थे, लेटरल एंट्री के थ्रू एडहॉक बेसिस पे आए थे वो यहां पे। सो भाई जो अपने डोमेन में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, सरकार भी तो उससे सपोर्ट ले सकती है, मदद ले सकती है, और इसी फॉर्म में आती है। मिनिमम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप डीएम हैं 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लगभग आपकी उम्र 40 से 55 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। जो लेवल है ना, आप देख सकते हो कि जब आप डीएम बनोगे, डीएम बनने के 10 साल बाद लगभग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। उसके ऊपर आता है हमारा एडिशनल सेक्रेटरी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी बनते बनते आपको लगभग, मतलब क्या बताएं, लगभग 25 साल लग जाते हैं। जो अजीत डोभाल साहब हैं वो कैबिनेट मतलब सबसे ऊपर पोजीशन पर हैं। तो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। और इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बता रखा था कि जो डॉक्टर जितेंद्र साहब ने जो प्रीति सुदान मैडम को लेटर लिखा है एडवर्टीजमेंट कैंसिल करने के लिए, उन्होंने वजह यही बताई है कि जो हमारे संवैधानिक जरूरतें हैं ना, कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको हम आगे करें, नौकरी में, एजुकेशन में, वहां पर रिजर्वेशन लेकर आए, उसके हित में हमने इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल किया है। जब हम अगली एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, हम उन मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में भी सोचेंगे जब इतनी बड़ी बड़ी नियुक्तियों के बारे में हम सोच रहे हैं, राइटफुल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यूपीएससी में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ दिस अप्रोच इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। विच अप्रोच? लैटरल एंट्री अप्रोच, जो सरकार में कहा जा रहा है कि सोशल इक्विटी लेकर आएगा। यह सवाल आ सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं आ सकता है? क्योंकि पास्ट में कई सारे ऐसे मुद्दों पर सवाल आया हुआ है। यह यूपीएससी का पीवाईक्यू है, मेंस का। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। बाकी सारी डिटेल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।